Hello class 6 students, welcome all to your social studies classes again. Okay, so in the last class we had studied about chapter number 9. हम लोगों ने last class में chapter number 8 के बारे में पढ़ लिया था और आज हम लोग chapter number 9 शुरू करेंगे. chapter number 9 कौन से पेज नंबर से शुरू हो रहा है? पेज नंबर 61. तो सबसे पहले सारे बच्चे बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 61 पे आ जाएंगे. चैप्टर नंबर 9 का नाम क्या है बच्चे? इनक्रेडिबल इंडिया के बारे में हम लोग पढ़ ही रहे हैं, ठीक है. यहाँ पे इंडिया के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. नेचुरल वेजिटेशन मतलब यहाँ पे कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो होते हैं, किस किस तरीके की फॉरेस्ट हैं, ठीक है. और हमारे वाइल्ड लाइफ के बारे में. वाइल्ड लाइफ मतलब जो जानवर जंगल में रहते हैं, दैट मीन्स जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनके ज़िंदगी के बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ेंगे. तो सबसे पहले क्या है? द मेजर नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया इज़ फाउंड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज. तो पहले तो नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? नेचुरल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स कैन टेक प्लेस विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़ और डिस्टर्बेंसेस. तो जो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स होता है, जो कि नेचुरली होता है, जो जिसके लिए मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमारा क्या हो गया? नेचुरल वेजिटेशन. नेचुरल वेजिटेशन जो है 1 2 3 4 5 तरीके से हम लोगों के भारत देश में देखने को मिलता है. तो हम लोग सबसे पहला तरीका जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसके बारे में पढ़ेंगे. तो नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. और फर्स्ट वन इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. एवरग्रीन से क्या मतलब समझ में आ रहा है? मतलब ये जो जंगल है ये हमेशा हरे भरे रहते हैं. यहाँ पे ट्रीज कभी भी अपने लीव्स को शेड नहीं करती हैं, पतझड़ का मौसम नहीं आता है. These forests are found in areas with more than 200 centimeter of annual rainfall and are also called tropical rainforest. अब ऐसे पेड़ कहाँ पे होंगे जहाँ पे हमेशा हरा भरा रहे सब कुछ? वहीं पे ना जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में वर्षा होगी. तो यहाँ पे ये जंगल में कहाँ पे मिलते हैं? जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की रेनफॉल होती है. और इस फॉरेस्ट को हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी इसीलिए कहते हैं. द ट्रीज हियर कैन ग्रो इन हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल. ज़्यादा वर्षा में और हाई टेम्परेचर में भी यहाँ पे ट्रीज ग्रो हो जाती हैं. दे आर सो डेंस दैट समटाइम्स दे डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड. और ये जो ट्रीज हैं ये आपस में इतनी डेंस हैं, घनी हैं, मतलब कि जो पेड़ है वो आपस में इतने पास में लगे हुए हैं कि क्या होता है, सनलाइट भी कभी कभार वहाँ जड़ों तक नहीं पहुँच पाती है. कौन कौन सी ट्रीज यहाँ पे हमको देखने को मिलती है? इबोनी, महोगनी, रोजवुड, शिनकोना, सॉल, साल, टी. ये सब कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट हैं. अब ये रेन फॉरेस्ट कहाँ पे ज़्यादा होते हैं? वेस्टर्न घाट्स, जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की वर्षा होती है. उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और अंडमान निकोबार आइलैंड में भी आपको ये जो फॉरेस्ट है ये देखने को मिल जाएगा. इंडिया हैज़ अबाउट 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट कवर. तो फॉरेस्ट कवर जो इंडिया में है वो कितना है? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर. अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, जो कि 86% वहाँ के लैंड एरिया का है. पॉपुलेशन बहुत कम है ना, तो 86% लैंड एरिया फॉरेस्ट है. अब दूसरा कौन सा फॉरेस्ट है? ट्रॉपिकल डेसिडिवस फॉरेस्ट. आज और ट्रॉपिकल डेसिडिवस के फॉरेस्ट के बारे में जानेंगे. इसको हम लोग मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं. और यहाँ पे भी वर्षा 80 से 80 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक के बीच में जहाँ पे होती है वहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडिवस रेन फॉरेस्ट होता है. यहाँ पे क्या होते हैं? छोटे छोटे पेड़ ज़्यादा होते हैं, स्मॉलर ट्रीज और एवरग्रीन श्रब्स होती हैं. और जो शेड होती है, लीव्स, दैट मीन्स जब पतझड़ होता है तो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हमेशा
कभी भी वहाँ पे हमें ट्रीज़ जो है वो हमें बैरन दिखें, ठीक है। कौन कौन से वहाँ पे ट्रीज़ हमें मिलेंगी? टील, साल, सैंडलवुड, बैम्बू, शीशम, महुआ इस फॉरेस्ट में हमें देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ पे ये फाउंड होती हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कुछ पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र में हम लोगों को ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। अब थर्ड वाला हो गया थॉर्नी फॉरेस्ट। थॉर्न मतलब क्या होता है? कांटा। तो ये वाले फॉरेस्ट कहाँ पे मिलते हैं? जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से कम की वर्षा मिलती है हमें। थॉर्न ट्रीज हेल्प टू डिस्करेज एनिमल्स फ्रॉम ईटिंग देम। और क्या होता है, जो ट्रीज होती हैं इनमें वो कांटेदार होती है ना, इस वजह से जो जानवर होते हैं उनको खा नहीं पाते हैं। और इस वजह से क्या होता है वहाँ पे, और ये थॉर्नी लीव्स उसका जो जड़ होता है वो भी थॉर्नी होता है, तो वो बहुत मिट्टी में बहुत अंदर तक जाती है। और वो जब वहाँ पे वर्षा होती है तो वो अपने अंदर वाटर को रीस्टोर कर लेता है, ठीक है। कौन कौन से पेड़ पौधे हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे? असेशिया, बबूल, खजूर। कहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा थॉर्न फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे? पार्ट्स ऑफ पंजाब, पार्ट्स ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में देखने को मिल जाएगा आपको। ड्रायर पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश जहाँ पे वर्षा नहीं होती है या फिर कम होती है, और डेक्कन प्लेट्यू। और ये सब देख रहे हो, ये सारे जगह क्या है जहाँ पे वर्षा कम मात्रा में होती है। अब चौथा जो तरीका है वो कौन सा है? टाइडल फॉरेस्ट। क्या हो गया? टाइडल फॉरेस्ट। इसको हम लोग मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहते हैं। क्यों मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में मैंग्रोव ट्रीज प्रेजेंट रहती हैं। ये कहाँ कैसे बनती हैं? दे आर फाउंड अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट इन द लार्ज डेल्टास फॉर्म्ड बाय द गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर्स। बोथ फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर आर आइडियल फॉर मैंग्रोव ट्रीज। अब सॉल्ट वाटर भी और फ्रेश वाटर भी अच्छा होता है मैंग्रोव ट्रीज के लिए, इसलिए इसका नाम मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है। द सुंदरी ट्री, इसके जो मैंग्रोव ट्रीज है इनकी लकड़ियों को हम लोग ज़्यादातर बोट्स, नाव बनाने के काम में हम लोग लाते हैं। सुंदरी इज़ द मोस्ट कॉमन ट्री फाउंड हियर, ठीक है। तो सुंदरी ट्री है वो मोस्ट कॉमन ट्री है जो कि हम लोग को मैंग्रोव फॉरेस्ट या फिर टाइडल फॉरेस्ट में देखने को मिलती है। इसीलिए इस फॉरेस्ट का नाम क्या है? सुंदरवन। द सुंदरवन फॉरेस्ट ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा नेम्ड आफ्टर दिस ट्री। Breathing roots in mangroves. Mangrove roots not only provide support to the trees in unstable soil to withstand currents and storms, but also help breathe air. तो मैंग्रोव ट्रीज की जो रूट होती हैं वो ऑक्सीजन अपने अंदर इनहेल करने में बहुत ही अच्छी होती हैं। To avoid suffocation in the soil, which is poor in oxygen, mangrove trees snorkel for air. They develop aerial or breathing roots. इनकी एक क्वालिटी होती है कि एरियल और ब्रीदिंग रूट्स भी अपने अंदर डेवलप कर लेती हैं, ठीक है। दीज टेक इन एयर अबव द ग्राउंड। ऑल एरियल ट्री रूट्स हैव स्पेशल टाइनी पोर्स कॉल्ड लेंटिसेल्स ऑन देयर सरफेस टू टेक इन एयर। और फिर ये जो रूट्स होती हैं उनके सरफेस पे लेंटिसेल्स होता है, वो क्या कर लेती हैं? ऑक्सीजन ले लेती हैं, और इस वजह से मैंग्रोव फॉरेस्ट वहाँ पे मैंग्रोव ट्री ज़्यादा अबेंडेंट अमाउंट में हमें देखने को मिलती हैं। Red mangroves, which can live in the most submerged areas, prop themselves above the water level with the stilt roots and can then take in air through pores in their bark lenticels. तो ये हमारे मैंग्रोव ट्रीज की खासियत है। ब्लैक मैंग्रोव ट्रीज क्या करती हैं? लिव ऑन हायर ग्राउंड, ये थोड़ी सी ऊंचाई वाले ज़मीन पर रहती हैं। And have many specialized root-like structures which are covered with lenticels. These stick up out of the soil like straws for breathing. These breathing tubes typically reach heights of up to 30 centimeters and in some species over 3 meters. इस तरीके से ब्लैक मैंग्रोव्स जो होती हैं वो अपने अंदर ऑक्सीजन इनहेल कर लेती हैं। और जो सबसे लास्ट तरीके की मैंग्रोव स्पीशी है वो हो गया वाइट। ये क्या करती हैं?
These trees grow further inland, ये ज़मीन में बहुत अंदर तक जाती हैं, यहाँ तक कि ड्राई फर्टाइल सॉइल तक भी ये पहुँच जाती हैं। Since these are more terrestrial, they generally utilize normal underground routes. और फिर क्या होता है, ये नॉर्मल जो अंडरग्राउंड रूट्स हैं उस तरीके से इनको हम लोग समझते हैं। It is not uncommon at all for them to develop breathing roots depending on closeness to salt water or shallow water table. तो मैनग्रोव ट्रीज के लिए ये काम करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है कि वो या तो उसे सॉल्ट वाटर मिले या तो उसे नॉर्मल वाटर मिले, शैलो वाटर टेबल हो, वो अपने रूट्स को उस तरीके से डेवलप कर लेती हैं। अब आ जाता है माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट पे आ जाओ। Altitude remains the controlling factor for vegetation types over the mountains. South facing slopes get more rain and sunshine. तो माउंटेन फॉरेस्ट में जो साउथ फेसिंग स्लोप है वहाँ पे ज़्यादा रेन और ज़्यादा सनशाइन होता है, इसलिए यहाँ पे थिक फॉरेस्ट हमें देखने को मिलती है। अब देखो माउंटेन फॉरेस्ट जो है वो फिर से डिवाइडेड है 4 कैटेगरीज में। पहला हो गया ट्रॉपिकल डेसिडिवस फॉरेस्ट। तो माउंटेन फॉरेस्ट को फिर से डिवाइड करेंगे हम लोग। और इसका पहला क्या क्वालिटी हो गया, ट्रॉपिकल डेसिडिवस फॉरेस्ट। ये क्या होती हैं, दीज फॉरेस्ट फाउंड एट द फुट हिल्स ऑफ द माउंटेन। माउंटेन का जो निचली भाग है वहाँ पे ये हमें देखने को मिलती हैं एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1000 मीटर। कौन कौन सी ट्रीज यहाँ पे मिलती हैं, बैम्बू एंड साल। अच्छा नेक्स्ट क्या है, सब ट्रॉपिकल और कॉनिफेरस। तो नेक्स्ट क्या हो गया, सब ट्रॉपिकल डेसिडिवस और कॉनिफेरस। इसमें क्या होता है, चेस्टनट ओक ट्रीज कॉमनली यहाँ पे मिल जाएंगी। ये कौन से एल्टीट्यूड पे होती हैं, माउंटेन के 1800 मीटर पे। थर्ड क्या कैटेगरी है, कॉनिफेरस। तो थर्ड कैटेगरी हो गया कॉनिफेरस। कॉनिफेरस फॉरेस्ट पे आ जाएंगे। ये कौन से एल्टीट्यूड पे रहती हैं, माउंटेन के 1800 to 3500 मीटर पे। यहाँ पे चूंकि ठंडी हो जाती है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ेंगे माउंटेन्स पे, वहाँ पे क्या होगा, ठंडी होगी। जो कोल्ड वेदर होता है वहाँ पे पाइन हो गया, सिल्वर फॉर, देवदार, स्प्रूस ट्रीज, इनके ग्रोथ में मदद करता है। देखो फिगर बना है कॉनिफेरस फॉरेस्ट का, देखो पीछे पहाड़ है ना, मतलब पहाड़ पे ये पहाड़ वाले कॉनिफेरस फॉरेस्ट की बात कर रहा है। अल्पाइन मीडोज लास्ट वाला, अल्पाइन मीडोज हम लोगों को ऊंचाई पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया आपका अबव 3500 मीटर तक। अच्छा यूजफुल फॉरेस्ट हम लोगों को, जो फॉरेस्ट है वो किस तरीके से बेनिफिशियल है हमारे लिए, वी गेट टिम्बर, हमें वहाँ से लकड़ी मिलती है, ठीक है। एज अ मेन प्रोडक्ट फ्रॉम फॉरेस्ट, हार्डवुड फ्रॉम साल, टीक इज यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर। टीक का हम लोगों का फर्नीचर बनता है, डोर्स बनता है, विंडोज बनता है। बैम्बू पेपर बनाने के काम आता है। रोजवुड फर्नीचर बनाने के काम आता है। सैंडलवुड हैंडीक्राफ्ट और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने के काम में आता है, ठीक है। कॉनिफेरस ट्रीज जैसे कि पाइन, देवदार, स्प्रूस, ये सब हमें सॉफ्टवुड देती हैं, जो कि हमें पेपर बनाने, प्लाईवुड बनाने, मैच स्टिक्स बनाने, पैकिंग बॉक्सेस बनाने में, मेडिसिनल हर्ब्स जैसे कि गम, रेजिन, हनी, लैक, ये सब हमें फॉरेस्ट से मिलता है। फॉरेस्ट क्या करता है, रेनफॉल भी करवाता है और जो हमारे एयर का मॉइस्चर कंटेंट है उसको भी बरकरार रखता है। बैलेंस बनाता है, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाता है, सॉइल कंजर्वेशन में भी यूजफुल है।
बाढ़ को रोकता है, रिच हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ के लिए, बहुत सारे जंगली जानवरों का घर है जंगल, ग्रीन फॉरेस्ट टूरिज्म को भी बढ़ावा देता है। तो इस तरीके से फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। वाइल्ड लाइफ, अब किसके बारे में हम लोग जानेंगे? यहाँ तक हम लोगों ने अबाउट फॉरेस्ट पढ़ लिया, दैट इज नेचुरल वेजिटेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ क्या है? Lying mostly in the tropical zone, India has a rich variety of wildlife। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, भारत में बहुत अलग अलग तरीके के जानवर देखने को मिल जाएगा, स्पेशली इन द हिमालयन रीजन। अगर हम हिमालयन रीजन की बात करते हैं तो वहाँ पे हिमालयन रीजन क्या है, रिच है बायोडाइवर्सिटी में। आवर नेशनल एनिमल इज टाइगर, यू ऑल नो दैट। इट इज़ कॉमनली फाउंड इन द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज, और हिमालयाज के जो फुटहिल्स है वहाँ पे हमें टाइगर मिलता है। मॉनसून फॉरेस्ट इन सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया आर ऑल्सो होम टू टाइगर्स। सुंदरबंस इज फेमस फॉर द रॉयल बंगाल टाइगर। जो सुंदरबंस है वहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर्स हमको मिलते हैं और इसलिए वहाँ के लिए ये फेमस भी है। लियोपार्ड्स जो होते हैं, लियोपार्ड्स वो हम लोग फॉरेस्ट में मिलते हैं। स्नो लियोपार्ड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ हिमालयाज के पास मिलता है। एशियाटिक लायन गिर फॉरेस्ट में मिल जाएगा गुजरात के। एलिफेंट्स जो हैं वो पेनिनसुलर इंडिया और आसाम में भी क्या है, कॉमनली हमें देखने को मिल जाएंगे। वन हॉर्न राइनोसेरस जो है इज अ प्रोटेक्टेड एनिमल हुज नेचुरल हैबिटेट इज मार्शी फॉरेस्ट। वो मार्शी फॉरेस्ट में मिलेंगे। मोस्टली कहाँ पे फाउंड होता है इनकी सैंक्चुरीज राइनोसेरस की, असम और वेस्ट बंगाल में। इंडियन बाइसन जिसको हम लोग गौर के नाम से भी जानते हैं वो हमें छोटा नागपुर प्लेट्यू में पेनिनसुलर रीजन में देखने को मिल जाएगा। वाइल्ड याक लद्दाख रीजन में मिलेगा। अच्छा, वाइल्ड लाइफ के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर वाइल्ड लाइफ वीक के तरीके से मनाते हैं हर हफ्ते। पहला हफ्ता जो अक्टूबर का होता है उसको हम लोग वाइल्ड लाइफ वीक के नाम से सेलिब्रेट करते हैं और इसमें क्या होता है, वाइल्ड लाइफ के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। वाइड वैरायटी ऑफ रेप्टाइल्स जैसे कि स्नेक्स हैं, रेंगने वाले जानवर ना, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, एलिगेटर्स, ये सब आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, पॉन्ड्स, रिवर्स, मार्शी एरियाज में। अलग अलग तरीके की स्पीशीज जैसे कि डेयर, एंटीलोप, मंकी, बेयर, हाइना, वुल्फ, जैकाल, गजेल और ब्लू बुल नीलगाय जिसको हम लोग कहते हैं, वो भी हमारे देश के अलग अलग कोने में हमें देखने को मिल जाएगी। हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैं, उसमें से एक पिकॉक भी है जो कि हमारा नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया है। और अलग अलग कौन से हैं, किंगफिशर्स हो गया, पैरट्स, डक्स, पीजेंट्स, पिजन्स, क्रेन्स, ये सब हमें भारत में देखने को मिलेंगे। Many birds migrate to India from cold countries due to the favorable climate here। बहुत सारी तो बर्ड्स जो हैं वो कोल्ड ठंडे जो कंट्रीज़ हैं, नेशंस हैं, वहाँ से हमारे देश में आ जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंडी पड़ती है और उनके लिए वो जीने के लिए लाभकारी नहीं होता है। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, कंजर्वेशन मतलब होता है बचाना, ठीक है। तो हम लोग अपनी वाइल्ड लाइफ को कैसे बचाएंगे, तो इसके लिए सरकार हमारी क्या करती है, क्योंकि क्या हो रहा है, दिन पर दिन जो वाइल्ड लाइफ की संख्या है वो घटती जा रहा है ना, तो इस वजह से सरकार बहुत सारे कदम उठाती है ताकि हम अपने वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व कर सकें, बचा सकें। तो क्या हुआ, हमारी सरकार ने जो हंटिंग ऑफ द एनिमल्स था, शिकार जो लोग खेलते थे उसको बैन कर दिया, उसको बंद करवा दिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। मैनी नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज बनवाए, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट राइनो, ये सारे प्रोजेक्ट्स एक अलग अलग नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज के अंतर्गत इस पर काम किया जाता है क्योंकि ये सब जानवर क्या हो, पृथ्वी से एक्सटिंक्ट ना हो जाए।
और बहुत सारे जैसे कि वाइल्ड लाइफ के जो एनिमल हॉर्न थे, सींग है, स्किन, उनके चमड़ा, ये सब चीज़ों को भी किसी दूसरे देश में भेजने पर भी क्या कर दिया, बैन लगा दिया। और इस वजह से पोचिंग पर भी बैन लग गया। और ऑल दिस विल हेल्प अस पास आवर रिच नेशनल हेरिटेज टू आवर फ्यूचर जनरेशंस। और इस तरीके से जो हमारा रिच नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है, ये हम अपने जो फ्यूचर जनरेशंस हैं उनको भी हम बता पाएंगे, क्योंकि अगर ये लोग नहीं जिएंगे तो फिर उनके बारे में वो लोग कैसे समझेंगे बिना देखे। केस स्टडी अबाउट प्रोजेक्ट टाइगर, इसमें आ जाएंगे, क्या लिखा है, प्रोजेक्ट टाइगर इज अ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट विच वॉज लॉन्च ऑन April 1, 1973। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ, April 1, 1973 में। इसके तहत क्या हुआ, जो टाइगर्स की जो जनसंख्या है, उनकी संख्या है जो टाइगर्स की, वो कम हो रही थी। मतलब वो क्या थे, ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, उनका उस पृथ्वी से गायब होने के कगार पे थे। फिर सरकार ने हमारी कदम उठाई और फिर क्या हुआ, देखो सरकार उसमें बहुत सक्सेसफुल है। प्रोजेक्ट टाइगर हेल्प्ड इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स फ्रॉम 1200 इन द 1970s टू 3500 इन द 1990s। 1970 में सिर्फ 1200 टाइगर बचे रह गए थे। अब प्रोजेक्ट टाइगर के तहत क्या हुआ, हमें सक्सेस मिला और 3500 टाइगर 1990 में हो गए। 2008 में फिर ये संख्या घट गई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रिवील किया, ये बताया कि अभी टाइगर्स की जनसंख्या जो संख्या है वो सिर्फ और सिर्फ 1411 बची रह गई है। दैट मीन्स 1411। सिंस देन द गवर्नमेंट हैज सेट अप अ टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, और तब से गवर्नमेंट ने एक टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स को बनाए रखा है टू कॉम्बैट पोचर्स एंड बिगन द रीलोकेशन ऑफ अप टू 2 लाख विलेजर्स टू मिनिमाइज ह्यूमन टाइगर इंटरेक्शन। और वहाँ से 2 लाख विलेजर्स को रीलोकेट कर दिया, किसी दूसरे जगह पर भेज दिया, ताकि क्या होगा, न ह्यूमन बीइंग्स न विलेजर्स टाइगर्स को देखेंगे और ना उनका वो शिकार खेलेंगे। इसके साथ बेटा आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, अपने भारत के नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में। और यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म हो गया। आप लोग क्वेश्चन आंसर्स करने की कोशिश करना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।